सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में चल रही सदा के लिए सत्ता वाली गुप्त प्लानिंग की, जिसके तहत पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को धोखा देने की तैयारी चल रही है। शहबाज और मुनीर की इस मिलीभगत और धूर्त नीति में संविधान संशोधन वाली चाल है, सदैव असीम शक्ति वाली चाहत है। सबसे चिंता की बात यह है कि सत्ता वाली इस चाल के कर्ता धर्ता खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जिनकी शराफत अपने देश की जनता के लिए नहीं बल्कि आसिम मुनीर के लिए दिख रही है। शहबाज शरीफ की प्लानिंग को डिकोड करने से पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाहते क्या हैं। उसे आप इस तस्वीर से समझिए। आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि उनके पास पाकिस्तान की सत्ता 100% रहे, वो भी सदा के लिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह वो सत्ता के सर्वशक्तिमान बने रहे, सदा के लिए। मुनीर की इस असीम इच्छा को पूरी करने में उनके प्रिय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरा सहयोग मिल रहा है। यकीन मानिए तो संवैधानिक और कानूनी सहयोग मिल रहा है। दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान कैसे हर फ्रंट पर संकट से घिरा हुआ है। बलूचिस्तान के लड़ाके मुनीर की आर्मी को चुन चुन कर मार रहे हैं। अफगानिस्तान घर में घुसकर पाकिस्तान की चौकियों को नष्ट कर रहा है। ऐसी मुसीबत के बीच शहबाज शरीफ मुनीर को असीम शक्ति देने वाली धुन में है। शहबाज ये विचार कर रहे हैं कि कैसे कानूनी रूप से मुनीर की शक्ति का विस्तार हो। पाकिस्तान में शहबाज सरकार 27वां संविधान संशोधन पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है आसिम मुनीर की शक्ति को बढ़ाना। सेना प्रमुख मुनीर आधिकारिक रूप से 28 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं। पाकिस्तान की सरकार संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव की तैयारी कर रही है। अनुच्छेद 243 पाकिस्तान के संविधान का वो हिस्सा है जो सेना की कमान और नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। अब प्रस्ताव है कि इसमें बदलाव कर फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। शहबाज शरीफ ने मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी है, लेकिन यह पद संविधान में मौजूद नहीं है, इसलिए सरकार इसे संवैधानिक कवच देना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि शहबाज का असल मकसद सेना प्रमुख की सेवा अवधि को संवैधानिक सुरक्षा देना है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस संशोधन से सेना प्रमुख की नौकरी की अवधि 5 साल तक स्थायी की जा सकती है। सोचिए, अगर शहबाज शरीफ अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में लोकतंत्र लॉक हो जाएगा, वो भी सदा के लिए। आतंकी मुख्य अतिथि बनकर पाकिस्तान में शहर शहर घूमेंगे, रैलियां करेंगे। आतंकी हाफिज मसूद सत्ता को अपनी सलाह देंगे। पाकिस्तान की सेना को लूटने का आधिकारिक लाइसेंस मिल जाएगा। पाकिस्तान की सरकार आतंकियों के हित वाली योजनाएं बनाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ देखकर फील्ड मार्शल ये कहेंगे कि मुनीर खुश हुआ। वैसे भी मुनीर का इरादा लंबे समय तक फील्ड मार्शल की कुर्सी पर बैठे रहने का भी है। वो सेना के सुप्रीम कमांडर बनकर पाकिस्तान पर राज करने का सपना देख रहे हैं। शहबाज सरकार की इस तैयारी को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आप वो देखिए। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से सैन्य शासन की ओर लौट रहा है? अगर 27वां संशोधन पारित हो जाता है तो ये पाकिस्तान के इतिहास में एक और मार्शल लॉ विदाउट द नेम होगा, यानी संविधान के भीतर सेना को सर्वोच्च बना देने वाला लोकतंत्र। इसे पाकिस्तान के भीतर न्यूक्लियर स्टेट इन टर्मोइल कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब है परमाणु अस्थिरता की स्थिति। आपको बता दें कि इस संशोधन प्रस्ताव में कई और भी प्लान हैं, जिसका मकसद प्रमुख शक्तियों का केंद्रीकरण है। कहा जा रहा है कि शहबाज सरकार राष्ट्रीय वित्त आयोग पुरस्कार में प्रांतीय हिस्से को दिए गए संवैधानिक संरक्षण को हटाना चाहती है। यह प्रावधान प्रांतों को संघीय राजस्व में न्यूनतम हिस्सेदारी की गारंटी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 191A को समाप्त करने और एक संवैधानिक न्यायालय या सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय की स्थापना के लिए एक नया अनुच्छेद लागू करने की भी बात है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की त्रिशूल वाली चिंता की। भारत का त्रिसेवा संयुक्त युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में खलबली है। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना ऐसे समय में अभ्यास कर रही है जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लगातार हमले हो रहे हैं, जब अफगानिस्तान की सेना मुनीर के सैनिकों को चुन चुन कर मार रही है। भारत ने समुद्री सीमाओं पर संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू किया है। यह अभ्यास भारत की त्रिसेवा एकता और तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को प्रदर्शित करता है। 3 नवंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 13 नवंबर तक चलेगा।
हालांकि यह एक नियमित सैन्य अभ्यास है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के डर के मारे नोटैम जारी किया जा रहा है। नोटैम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। पाकिस्तान ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक तटीय इलाकों के साथ ही दक्षिणी एयर स्पेस के बड़े हिस्से को बंद करने वाला नोटैम जारी किया है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना दबाव में है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास पर नजर रख रहा है। और तो और पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर भारत के त्रिशूल अभ्यास की निंदा की है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत को यह जान लेना चाहिए कि इस बार प्रतिक्रिया और भी कड़ी होगी। यानी रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए हैं। भारत अरब सागर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आर्मी के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हाउ टू एनहांस दिस सिनर्जी between all the maritime forces as well as inter-services. So it is a very large, complex environment, and this is a multi-domain integrated operation which we are conducting. This includes, other than the conventional part of cyber, space, all these aspects also are being considered. In Navy में कम से कम 20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी लार्जर नंबर 40 से प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर सपोर्ट एयरक्राफ्ट आर पार्टिसिपेटिंग। एंड आर्मी का भी इंक्लूडिंग द एम्फीबियस ऑपरेशंस, हमारे जो जलश्वा जो शिप है LPD है और जो LCUs है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सत्ता में अब आपको बंगाल लेकर चलते हैं, जहां लोकतंत्र पर फिलहाल धमकी तंत्र हावी दिख रहा है। और इसकी वजह है SIR 2.0 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसकी प्रक्रिया आज देश के 12 राज्यों में शुरू हो गई है। लेकिन SIR 2.0 को लेकर शायद जितनी आग बंगाल में है उतनी कहीं और नहीं है। इसका अंदाजा कुछ बयानों से आपको लग जाएगा। जैसे बंगाल में SIR के जरिए वोटर्स के नाम कटे तो आग भड़केगी, खून बहेगा। SIR के नाम पर असली वोटर हटाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से आग लगा देंगे। SIR के बहाने CAA पर भी माहौल बनाया जा रहा है और TMC के एक मंत्री ने यह कहा है कि वो बीजेपी और चुनाव आयोग के लोगों की टांगे तोड़ देंगे। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये चेतावनी दे चुकी हैं कि आग से मत खेलो। तो अब इस धमकी मॉडल का एक नया एपिसोड TMC के सांसद ने रिलीज किया है और ये कहा है कि बीजेपी के नेता आएंगे लेकिन लौट नहीं पाएंगे। आज आपको उस सांसद से मिलवाएंगे, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल से आई कुछ तस्वीरों की चर्चा करना जरूरी है, जिसका केंद्र खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आज ममता बनर्जी SIR 2.0 के विरोध में कोलकाता में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर आ गई। उन्होंने कोलकाता के रेड रोड पर BR अम्बेडकर की प्रतिमा से करीब 4 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। इस मार्च में उनके साथ भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बैनर्जी भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने इस पूरे मार्च के दौरान संविधान को अपने हाथ में पकड़ा था। रैली के दौरान TMC कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ और बंगाल का वोट बंगाल का हक जैसे नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस SIR 2.0 के जरिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोटों की धांधली का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी ने कहा है कि यह मार्च नहीं, जमात की रैली है और ममता बनर्जी खाला है। বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি হয় না, যেমন হিন্দি ভাষায় কথা বললে সবাই পাকিস্তানি হয়ে যায় না, বা উর্দু ভাষায় কথা বললে। মহারাষ্ট্রে কি করেছিল ভুলে গেছেন? ওরা জানে ভোটে জিততে পারবে না, ওদের ঘট করতে হবে। ওরা নোটে জিতবে, ভোটে জিতবে, মানুষের ভোটে জিতবে না। क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट? किसका साथ गद्दारी कर रहा है? कितना कार्ड बनाओगे? रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड,
पैन कार्ड, आधार कार्ड। बीजेपी सरकार अगर ये लीज झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ। It's not a political program. It's a program of Jamaat Michil led by Khala Mamta Banerjee. A particular community participated. The TMC, the Mamta Banerjee, is trying to protect the Muslims, Bangladeshi Muslims. ধর্মের নামে যারা রাজনীতি করে, যারা বাংলায় ধর্মের নামে বিভাজন করে, বাংলাকে অনুতপ্ত করার ষড়যন্ত্র চক্রান্ত বছরের পর বছর এরা করেছিল। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনারা হাত তুলে বলুন সবাই দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই হাত তুলে বলুন আমার মতুয়া ভাইয়েরা দিল্লি যাবেন, যাবেন। সবাই দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বাংলার ক্ষমতা কি আমরা দেখাবো। দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, বিজেপিকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। वैसे आज ममता बनर्जी के इस मार्च के बाद उनके प्रतिद्वंदी सियासत की फ्लैशबैक लाइब्रेरी से कुछ पुराने वीडियो निकालकर वायरल कर रहे हैं जो करीब 20 साल पुराने हैं। इन वीडियो के जरिए ममता बनर्जी पर हृदय परिवर्तन वाला कटाक्ष हो रहा है। बात 4 अगस्त 2005 की है, जब ममता ने टीएमसी की सांसद रहते हुए लोकसभा में स्पीकर की चेयर की ओर कागज के कुछ टुकड़े उछाल दिए थे। उसके बाद अपनी सीट पर जाकर रोने लगी थी। ये वो वक्त था जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। तब ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाती थी। वोटर लिस्ट में अवैध मतदाताओं के जोड़े जाने के आरोप लगाती थी। लेकिन अब सत्ता में रहते हुए वही सीएम ममता बनर्जी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही हैं। जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए SIR 2.0 का अभियान चला रहा है, तो ममता बनर्जी इसके विरोध में सड़क पर आ गई हैं और चेतावनी दे रही हैं कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। सत्ता में अब उस धमकी तंत्र की ओर लौटते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था और बताया था कि बंगाल में SIR की हवा चलते ही कैसे TMC नेताओं की ओर से धमकियों की डिलीवरी हो रही है। इसे बढ़ाने का काम किया है TMC के सांसद कल्याण बनर्जी ने, जिन्होंने बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी को एक चैलेंज किया है। लेकिन इस चुनौती में धमकी की मात्रा बहुत ज्यादा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी नेताओं से कहा है कि एक बार CISF की सुरक्षा के बिना बंगाल के दानकुनी में आए, क्योंकि वो आएंगे तो लेकिन सुरक्षित वापस लौट नहीं पाएंगे। वैसे कल्याण बनर्जी सिर्फ अपनी बातों के लिए ही नहीं, अपनी हरकतों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में वक्फ बोर्ड पर हो रही संयुक्त संसदीय समिति की मीटिंग में कांच की बोतल मेज पर पटक दी थी। आपको याद होगा, इससे पहले TMC सांसद का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो संसद परिसर की सीढ़ियों पर तब राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे और बाद में सफाई में कहा था कि मिमिक्री करना तो आर्ट फॉर्म है। अब वही कल्याण बनर्जी SIR को लेकर अपनी धमकी की वजह से वायरल है। CISF বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে, ওর বাবা অমিত শাহ কি করে ফেরত নিয়ে যাও কে দেখবো। আয় সুকান্ত আয়, আয় CISF ছাড়া আসবে, আয় চলে আয়, কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো আমাদের লোক। কোনো CISF থাকবে না, কোনো BSF থাকবে না, কোনো পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়, কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয়, আয় শুভেন্দু আয়, আয় ওরে শুভেন্দু পাঠা, ছাগল পাঠা শুভেন্দু আয়, CISF ছাড়া আয়, তুই কত বড় বাপের বেটা দেখে নে। वैसे बंगाल में SIR पर कलेश के रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ जगह SIR प्रक्रिया शुरू करने पहुंचे BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर के विरोध की खबरें भी हैं। एक वीडियो दक्षिण हावड़ा की हावड़ा नगर पालिका से आया है, जहां एक BLO गणना फॉर्म बांटने पहुंची थी। वहां लोगों ने उससे पहचान पत्र मांग लिया। BLO ने बताया कि उन्हें अभी जिला कलेक्टर से कोई ID कार्ड नहीं मिला है, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बहस होने लगी और अभी तो ये शुरुआत ही है। बंगाल में तापमान अभी और कितना बढ़ने वाला है, ये नेताओं के बयान से महसूस किया जा सकता है। ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि उनके अंदर भी SIR का टेंशन है।
और इसी के चलते हजारों की तादाद में लोग रास्ते में आ चुके हैं और ममता बनर्जी को एसआईआर के मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा ये जो कर रहा है बंगाल का जनता का ऊपर, ये जो एसआईआर एनआरसी के नाम पे थ्रेट, प्रेशर, अत्याचार जो कर रहा है, इसके खिलाफ पॉलिटिकल जो मूवमेंट, प्रोटेस्ट और लीगल जो बैटल सब चलेगा। तो एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जनता के खिलाफ युद्ध कर रहा है। किसी को पेड़ पे बांध देंगे, बीएलओ अगर घर पे जाए, अगर कोई पूछे तो उसका बाप का नाम पूछो, उसका परदादा का नाम पूछो। ये इसके लिए चुनाव नहीं है, चुनाव हो गया है। ममता जी का जाना निश्चित है। और राज्यों में तो पता नहीं क्या कर देंगे, विपक्ष का सारा वोट काट डालेंगे और फर्जी वोट जोड़ लेंगे। जनता भले न जिताए, लेकिन वोटर फर्जी वोटर लिस्ट से जीतते रहेंगे। बांग्लादेशी को बचाने का लड़ाई किसी का नहीं है। वो यहाँ आए हैं अवैध रूप से और यहाँ से जाएंगे। ऐसा एक बात बहुत साफ हो जाएगा। जो उनको यहाँ रोक कर रखने का प्रयास कर रहा है, उनको भी साथ में जाना पड़ेगा, उनको समाज से अलग करना पड़ेगा। किसी चीज़ का विरोध करना हमारा अधिकार है और ज़्यादातर विपक्ष के दल मान रहे हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया केवल भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बाद अब चुनावी राज्य बिहार की बात करते हैं, जहां बिहार के नेता एक दूसरे पर हमला करके अपना स्कोर तो सेटल कर ही रहे हैं, दूसरे राज्यों से आए नेता भी एक दूसरे पर नुकीले और तीखे हमले कर रहे हैं। इस मामले में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दूसरे नेताओं से काफी आगे चल रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के 3 बंदर संदेश देते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन में 3 बंदर सामने आए हैं। ये पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं। सीएम योगी ने हमला किया तो अखिलेश ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा कि बीजेपी में 2 बंदर हैं, एक गप्पू और बाकी चंपू हैं। अखिलेश इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। एक बार सुनिए दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या कहा है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर, पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। वहां तो 2 ही हैं, वहां तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। वैसे इस पर अब राजनीति भी हो रही है और दोनों पक्ष अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को नहीं दिखता, इन्हें केवल दिखता है कि हमें अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने परिवारवाद को किस प्रकार से सुरक्षित करना है, परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना है। ये तीनों लोग भ्रष्टाचारी हैं। देश के बारे में, समाज के बारे में, बिहार उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी कोई भी समझ नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति की इस तरीके की बयानबाजी ये दिखाता है कि उनके पास कितनी ज्यादा कमी है शब्दों की, भाषा की, और मर्यादा को भूल चुके हैं मुख्यमंत्री जी। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है।
वैसे तो चुनाव पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उस एक विधानसभा क्षेत्र पर है जहां दो बाहुबली आपस में काफी जोर से टकरा रहे हैं, जहां बिहार चुनाव का इकलौता मर्डर हो चुका है, जहां एक केंद्रीय मंत्री पर चुनाव आयोग एफआईआर करा चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है मोकामा और यहां टकरा रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। वैसे तो मोकामा विधानसभा की चर्चा पहले दिन से रही है, लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या के बाद आज एक बार फिर से मोकामा ट्रेंड कर रहा है। इसकी बड़ी वजह है अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के भाषण का एक हिस्सा, जिसे आरजेडी धमकी बता रही है। दरअसल ललन सिंह मोकामा में अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे। इस प्रचार का एक वीडियो है जिसमें ललन सिंह को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि एक आध नेता हैं, वोटिंग के दिन उन्हें घर से निकलने नहीं देना है, घर में पैक कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। ललन सिंह के भाषण का यह हिस्सा आरजेडी ने जारी किया है और चुनाव आयोग से उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आरजेडी ने कहा है कि गरीबों को वोट देने से रोकने की एक कोशिश है। एक बार सुनिए कि उन्होंने शब्दशः क्या कहा था। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। ललन सिंह के इस बयान पर चुनाव आयोग ने थोड़ी सख्ती दिखाई है। उन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भेजा गया है और जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि ललन सिंह के दल जेडीयू का कहना है कि उनके बयान को तोड़ा गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी है, जबकि आरजेडी कह रही है कि हार के डर से ललन सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। ये हार की बौखलाहट है। ये जो गर्मी दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नज़र में चढ़ने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री अगर इस प्रकार की जुबान का प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र के लिए और चुनावी प्रक्रिया के लिए कहीं से भी सही नहीं है। सत्ता की गर्मी और चुनाव आयोग की शह पर आप सोचते हैं कि विपक्ष को हरा देंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एक नेताजी अगर जिद करें तो उनको साथ में ले जाके वोट दिलवा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि वह चाहे तो अपंग होगा या दिव्यांग होगा या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने जो ट्वीट किया है वो डिस्टॉर्ट, पूरी बात ये बता नहीं रहे, आधा बात तो अधगल गगरी छलकत जाए। ऐसा बात तो कोई अपराधी ही न कर सकता है। कम से कम जो भारत सरकार में मंत्री हो, जो मुख्यमंत्री हो, जो प्रधानमंत्री हो, उसको भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह के पद पर नहीं रखना चाहिए। भाई इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो एनडीए की सरकार चाहेगी। एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। न्यूज मित्रों को यहां पर यह भी जानना चाहिए कि मतदाताओं को धमकाने, प्रभावित करने या फिर उन पर दबाव डालने की कोई भी कोशिश आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या फिर गंभीर मामलों में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर ये धमकी काफी गंभीर है, जैसे कि मृत्यु या फिर गंभीर चोट पहुंचाना, तो ये सजा 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले मोकामा में ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि उनके रोड शो में तय से ज्यादा संख्या में गाड़ियां शामिल थी। इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। चुनाव प्रचार के आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और बिना अनुमति वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अनंत सिंह भले ही जेल में हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र मोकामा की चर्चा बंद नहीं हुई है। हालांकि आज यहां प्रचार बंद हो गया है। 6 नवंबर को अब यहां वोटिंग है। अब हमारे न्यूज मित्रों की सेहत से जुड़ी सत्ता की एक बहुत अहम खबर, जिसमें प्लास्टिक कप में चाय की चुस्की वाला अलर्ट है।
अगर आप भी प्लास्टिक और पेपर कप में बेफिक्र होकर चाय पी लेते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि प्लास्टिक या पेपर कप में चाय पीने से कैंसर वाला रिस्क है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि चाय पीने के लिए लोग अपना कप साथ रखें, कहीं भी प्लास्टिक और पेपर कप में चाय ना पिएं। इस एडवाइजरी के लिए IIT खड़गपुर के एक रिसर्च का हवाला दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि डिस्पोजेबल कप में चाय पीने से कैंसर समेत कई बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि पेपर कप की भीतरी परत में एक हाइड्रोफोबिक फिल्म इस्तेमाल होती है, जो कप को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन गर्म चाय या कॉफी के संपर्क में आने से ये परत टूटने लगती है। सिर्फ 15 मिनट में ये छोटे छोटे कणों में टूटकर आपकी चाय या कॉफी में घुल जाती है। रिसर्च के मुताबिक डिस्पोजेबल कप में डाली गई गर्म चाय या कॉफी में 15 मिनट में 25,000 माइक्रो प्लास्टिक कण घुल जाते हैं। इस हिसाब से अगर आप एक दिन में 3 कप चाय पीते हैं तो शरीर में रोजाना 75,000 प्लास्टिक के कण जाते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक ही कैंसर की वजह बन सकती है। इसीलिए MP के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो खुद को इस जहर से बचाएं और चाय पीने के लिए प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर वक्त रहते ऐसा ना किया जाए तो शरीर में माइक्रो प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है। साथ ही निकोनाइट रसायन भी निकलता है, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होने लगता है, डायरिया का खतरा बढ़ जाता है, लीवर और किडनी को भी नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावित होने लगता है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। साथ ही नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि डिस्पोजल में चाय कॉफ़ी पीना बेहद खतरनाक है और इससे कैंसर भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरह की चॉइस आपको मिलती है इस दुकान पे। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताएं कि जो डिस्पोजल भी है और कप भी है, ज़्यादातर लोग किस में चाय पीते हैं? कप में पीते हैं। कप में। और ये बात की जानकारी है आप लोगों को भी कि डिस्पोजल में ज़्यादा चाय पीने से कैंसर हो सकता है? होता है, वो तो होता है। आप लोग भी लोगों को समझाते हैं कि कम से कम कप में चाय? लोगों की श्रद्धा है, वो जैसे चाय पी सकते हैं। नहीं, हम तो कप में ही लेते हैं। जब भी आते चाय कप ही में पीते हैं। डिस्पोजल अवॉइड ही करते हैं, बहुत खतरनाक है ये। हम तो चाहेंगे सर अब कांच के गिलास में चाय मिले, क्योंकि इसमें एक प्रकार का पॉलीथीन लगा है, हम भी समझ रहे हैं, जो कैंसर इसी से हो रहा है। बिल्कुल सरकार को प्रतिबंध करना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। ध्यान तो अपने खुद को ही देना पड़ेगा, अपना शरीर अपने को ही देना पड़ेगा। पर बट दूसरे कप में पीते हैं, पर वो लोग धोते या नहीं धोते उसकी गारंटी नहीं होती है। अब ये तो यूज एंड थ्रू हुए, पी के फेंक दो। भाई तो सर क्या काफ़ी कुछ जारी करिए, लेकिन पब्लिक की गाइड नहीं करी तो गवर्नमेंट भी कब तक करे? भाई कॉपरेट तो हम लोग को करना है ना। एक अपील जारी की गई है, जिसमें जनता से ये अपील की गई है कि इनका उपयोग कम से कम करें, जहाँ तक हो सके अपने शहर के बर्तन में लेके जाओ, उसमें उपयोग करें। या अगर आपको कहीं करना भी है तो जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, जो डबलिया वगैरह था, उनका उपयोग करेंगे तो हमारे लिए प्लस हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छे सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि पर्यावरण में भी आपको पता है प्लास्टिक घुलती नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे वो आगे चल के हमको, हमारे जानवरों को, सबको नुकसान पहुँचाती है। भारत में प्लास्टिक और पेपर कप का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर वर्ष करीब 23 अरब डिस्पोजेबल कप का उत्पादन होता है, जिनमें से करीब 60% का इस्तेमाल चाय या कॉफ़ी पीने के लिए होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो खतरा बहुत बड़ा है। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की। डिस्पोजेबल कप भले पेपर कप होते हैं, बट अंदर एक लेयर प्लास्टिक की होती है जो यूजुअली फूड ग्रेड नहीं होती है। तो उसमें यदि हम गर्म चाय रख रहे हैं और उसे बार बार यूज़ कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली कई सारे केमिकल्स उससे डिसॉल्व होकर हमारी चाय में आते हैं, हमारी ड्रिंक्स में आते हैं, और स्पेशली यदि वो बहुत गर्म है तो उसमें ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये लॉजिक प्रैक्टिकली मतलब कितना पॉसिबल हो पाएगा नहीं कहा जा सकता, बट डेफिनेटली प्लास्टिक के कप यदि हो सके तो हमें अवॉइड करना चाहिए। चाहे हम कुल्हड़ को यूज़ करें या स्टील के कप यूज़ करें, वो सब डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है।